हेलो स्टूडेंट्स, लर्न24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आरओ एंड ईओ। आरओ ईओ का सिलेबस हमने डिस्कस किया था, जिसमें आपको पता है कि आरओ ईओ का जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। जो पार्ट फर्स्ट है वो 80 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें राजस्थान, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो पार्ट सेकंड है वो कितने नंबर का है? वो 40 नंबर का है और 40 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कहाँ से पूछे जाएंगे? ये पूछे जाएंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम और नियम से पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। तो हमने क्या करा था, इसका चैप्टर 1 पार्ट सेकंड का चैप्टर 1 का पार्ट 1 देखा था, ठीक है। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, इस चैप्टर 1 का पार्ट सेकंड करेंगे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट सेकंड। आ जाइए, और जिसने ये पार्ट 1 नहीं देखा है सबसे पहले इस पार्ट 1 को कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपको ये पार्ट सेकंड समझ में आएगा। और इसके अलावा देखिए, हमारे चैनल पे जो सीईटी का कंप्यूटर का पूरा सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जिसने नहीं देखा है वो इसको देख लीजिए। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या आपकी नज़र में कोई कर रहा है तो आप उसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं ये, ठीक है। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 के अंदर, इसको वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक हमने कॉम्प्लेक्स तक देखा था। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझिए थी। आ जाइए, अब इसके आगे से देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, निगम पार्षद और पार्षद में क्या डिफरेंस होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो पार्षद है ये सदस्य होते हैं किसके? नगर निगम है तो नगर निगम के निगम पार्षद कहा जाता है। नगर निगम का कोई सदस्य है तो उसे क्या कहा जाता है? निगम पार्षद कहा जाता है। अगर नगर परिषद का कोई सदस्य है तो उसे क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, जब अपन ने पीछे पढ़ा था कि इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? महापौर, ठीक है। महापौर एम, देखो यहाँ एम आ रहा है, नगर निगम में एम आ रहा है तो उस एम से महापौर याद रख लीजिए, ठीक है। और नगर परिषद में अपन ने परी पढ़ा था, परी का पति होता है तो अपन क्या बोलेंगे? सभापति, ठीक है। तो सभापति किसका हो गया? नगर परिषद का हो गया। परी का पति, इस तरीके से ट्रिक बना के याद करेंगे, पी से पी, तो ये आपको याद रहेगा, इसका पार्षद हो जाएगा। अगर नगर निगम की बात कर रहे हैं तो निगम पार्षद कहा जाता है उसको, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए डेयरी ही आपसे पूछा जा सकता है। डेयरी में कोई भी ऐसा फार्म, पशुशाला, गौशाला, दूध भंडार, दूध की कोई दुकान, ऐसा अन्य स्थान सम्मिलित है जहाँ से क्या होता है? विक्रय के लिए, सेल करने के लिए, विक्रय के लिए दूध की आपूर्ति की जाती है। उस स्थान को क्या कहा जाएगा? डेयरी कहा जाएगा। जिसमें विक्रय के प्रयोजन के लिए दूध रखा जाता है उसे क्या कहा जाए, कह सकते हैं? उसे डेयरी कहा जा सकता है। और डेयरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? देखो, मक्खन होगा, घी होगा, पनीर होगा, दही, शुष्क, है ना, विंस, कर्मित, सघनित, टोंड दूध, ये सब किस में आएंगे? डेयरी प्रोडक्ट के अंदर आएंगे। तो ये आप थोड़ा सा एक बार इसको भी याद कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट इंक्लूडेड है, कौन सा नहीं है। आप बस इतना याद रख लें, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे डेयरी के अंदर आ रहे हैं। अब ये देखिए, इनके विक्रय के लिए, विनिर्माण या तैयार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, किंतु इनमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं। कौन कौन से सम्मिलित नहीं हैं डेयरी के अंदर? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर वाले तो इंक्लूडेड है, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सम्मिलित नहीं है। देखो, 2 पॉइंट है। कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें दूध का विक्रय केवल उसके परिसर के भीतर उपभोग करने के लिए किया जाता है तो वो क्या होगा? डेयरी के अंदर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कैंपस है, आपने इसमें दूध मंगा लिया, अब इस दूध का इस्तेमाल आप इसके अंदर ही कर रहे हैं, बाहर के किसी लोग को नहीं बेच रहे हैं, तो ये डेयरी नहीं कहलाएगा, इसको डेयरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। कोई दुकान या अन्य स्थान जिससे दूध का वातारक्षित रूप से बंद और बिना खुले पात्रों में उसी मूल स्थिति में विक्रय या आपूर्ति की जाती है। मान लीजिए सील्ड पैक आया, कोई मिल्क प्रोडक्ट है ना, और ये सील्ड पैक आगे, सील्ड पैक ही आगे चला गया, आपने इसको खोला ही नहीं, तो ये भी जगह क्या होगी? डेयरी के अंदर नहीं आएगी। इतना सा पॉइंट है, इनको थोड़ा सा याद रख लें। सील्ड पैक के संबंध में अगर उसको खोल के इस्तेमाल नहीं किया जा रहा उस जगह पे तो उसको डेयरी नहीं बोलेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट आया और वो उसी जगह के लिए है, उसके आगे उसको नहीं बेचा जाएगा, तो इसको भी डेयरी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। जिसमें वह ऐसी दुकान या अन्य स्थान में प्रथम बार प्राप्त हुआ था, तो बस जो पहली बार प्राप्त हुआ है और यहीं रह गया है तो वो डेयरी नहीं कहलाएगी, ठीक है। डेयरी का मतलब है जहाँ से आप इसको आगे बेचते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, खतरनाक रोग में क्या क्या सम्मिलित हैं, क्या डेफिनेशन है, आ जाइए देखते हैं। देखिए, हैजा, प्लेग, चेचक, प्रारंभ मस्तिष्क, सुषुम्नावरण, सूत। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरेब्रल पल्सी, ठीक है। ये अच्छे से नाम याद रखना है, क्योंकि देखो हिंदी में अगर भूल भी जाते हैं तो इंग्लिश में नाम याद रख सकते हैं। डिप्थीरिया, क्षय रोग कौन सा होता है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, कुष्ठ रोग, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क, कालाशोथ, पोलियो, उपदंश। तो ये नाम है कुछ खतरनाक रोगों की, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अन्य कोई महामारी है,
कोई स्थानिक बीमारी है, कोई संक्रमण रोग है, जिसे क्या हो, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा खतरनाक रोग के रूप में घोषित करती है, तो वो भी क्या कहलाएंगे, खतरनाक रोगों के अंदर सम्मिलित हो जाएंगे। पार्किंग स्थान में की न्यूनता, देखो इसमें क्या है, गैर आवासीय भवनों जिसमें कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी पीछे, अगर 25 या 25 से ज़्यादा भवनों का निर्माण कराया जाता है तो वो कौन से आएंगे, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आएंगे। अगर 10 या 10 से ज़्यादा भवनों का निर्माण कराया जाता है तो वो किस में आएंगे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है ना। पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन कौन से कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, गैर आवासीय भवनों की बात कर रहे हैं, मतलब कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली डेफिनेशन हो जाएगी। अब ये देखिए, संस्थागत भवन हो गए, चाहे वे अप्राधिकृत रूप से या फिर भूमि उपयोग के परिवर्तन द्वारा निर्मित हुए हों या सम्मिलित हैं, में विभिन्न प्रकार के यानों के लिए इन निमित्त बनाई गई उपविधियों के अधीन यथा अपेक्षित पार्किंग स्थानों के लिए स्थान उपलब्ध कराने में रखी गई न्यूनता अभिप्रेत है कि इतनी पार्किंग कम से कम रखनी ही पड़ेगी आपको। अब देखिए, निर्देशक या स्थानीय निकाय से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, ठीक है, जिसे निर्देशक बोला जाए, या फिर स्थानीय निकाय, इस अधिनियम के अधीन निर्देशक या स्थानीय निकाय के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार प्राधिकृत आयुक्त, ठीक है, के रूप में किसी अन्य पदनाम से पदाभिहित उसका कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है। अब देखिए, व्ययन, व्ययन से क्या मतलब, व्ययन से मतलब है डिकम्पोज करना, ठीक है, डिकम्पोज क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, अपशिष्ट कचरे को ही तो करेंगे। तो इसमें देखिए, भूजल, सतही जल, चारों ओर की वायु की गुणवत्ता का सुदूषण निवारित करने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों के अनुसार नगरपालिका ठोस अपशिष्टों का अंतिम व्ययन अभिप्रेत है, मतलब उनको फाइनली क्या करना है, डिकम्पोज करना है, उससे रिलेटेड है जिला मजिस्ट्रेट। अब देखिए, जिला मजिस्ट्रेट से क्या मतलब है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा कौन सी, 20 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, या फिर 1974 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 2 के तहत कोई जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो इस पर जिला मजिस्ट्रेट घोषित होगा। तो आप ये दोनों याद रख सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा कौन सी हो गई, 20 हो गई। धारा कौन सी हो गई, धारा 20, ठीक है, किसकी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा। अगर हम बात कर रहे हैं केंद्रीय अधिनियम संख्या की, तो 1974 का है, 1974 का केंद्र अधिनियम संख्या कौन सी, 2। इसके तहत किसी जिले में मजिस्ट्रेट के रूप में कोई व्यक्ति को नियुक्त किया गया तो उसे क्या बोला जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट बोला जाता है। आ जाइए आगे चले। अब देखिए स्टूडेंट्स, नाली, नाली में क्या सम्मिलित है, जैसे हमारे घर बने होते हैं, घरों के आगे या घरों के पीछे की साइड से या बगल से हम क्या है, नाली खोद देते हैं जिससे हमारे घर का पानी रिस्क के चला जाए। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई मल नाली हो गई, पाइप हो गया, कोई खाई हो गई, है ना, जल सारणी या कोई अन्य युक्ति जिसमें मैला पानी, गंदा पानी बह के जा रहा है, मल सहित, मल दूषित, है ना, दूषित जल हो गया, कोई गंदा कंटेमिनेटेड वाटर हो गया, वर्षा जल की बात कर रहा है, अधोमृदा जल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी गंदा पानी अपने आसपास की नाली से जा रहा है तो नाली की डेफिनेशन में क्या आ जाएंगे, इसी तरीके के, जैसे शौचालय पात्र हो गया, कोई ट्रैप, सिंक, होज, फ्लश टैंक, अन्य फिटिंग सम्मिलित है, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड हो जाएंगी, नाली में ही इंक्लूड होंगी, ठीक है। अब जैसे कार्यपालक समिति, कार्यपालक जो समिति है उसकी धारा कौन सी, 55 में विनिर्दिष्ट कार्यपालक समिति अभिप्रेत है, तो कार्यपालक समिति में कौन सी, धारा 55 याद रखनी है, ठीक है। वित्त आयोग, अब देखिए फाइनेंस कमीशन से बात कर रहे हैं, से भारत के संविधान के आर्टिकल 243 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है। तो वित्त आयोग के लिए कौन सा हो गया, भारतीय संविधान का आर्टिकल कौन से हो गया, 243 ठीक है, ऐसे याद रखना, 243 आर्टिकल 243 ये याद रख लेंगे। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन में वित्त विवरण, अब वित्त विवरण के लिए कौन सी है, धारा 92 हो गई, है ना। कार्यपालक समिति की धारा कौन सी हो गई, 55 हो गई। वित्त विवरण 92 के अधीन तैयार किया गया वित्त विवरण अभिप्रेत है। अब देखिए अग्निशमन दल, अब अग्निशमन दल से क्या है, अग्निशमन दल के लिए धारा 256 के अधीन नगर पालिका द्वारा स्थापित और संधारित अग्निशमन दल अभिप्रेत है। अग्निशमन संपत्ति में क्या होगा, निम्नलिखित संपत्तियां क्या हैं, अग्निशमन संपत्ति हैं, जैसे दमकल केंद्रों के रूप में अपन ने किसी भूमि या फिर किसी भवन का निर्माण कर रखा है तो वो अग्निशमन संपत्ति कहलाएगी, है ना, असेट कहलाएगी। दमकल इंजन हो गया, कोई उपस्कर हो गया, कोई औजार हो गया, कोई हाइड्रेटर हो गया, उपकरण हो गए, अग्निशमन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं हैं गई, चाहे
वे कुछ भी हो तो वो सारी क्या हो गई, अग्निशमन संपत्ति हो गई। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये अग्निशमन संपत्ति है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अग्निशमन के संबंध में प्रयुक्त मोटर यान, परिवहन के लिए अन्य साधन, वर्दियाँ और रैंक के बेज, ये सारे क्या है, वर्दियाँ और रैंक के बेज भी क्या है, अग्निशमन संपत्ति है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पेन थोड़ा मोटा कर दूँ क्या, सही से ज़्यादा मोटा हो जाएगा ये तो, मतलब ठीक है। ठीक है, और दमकल केंद्र, दमकल केंद्र का मतलब है कि राज्य सरकार द्वारा दमकल केंद्र के रूप में साधारणतया वे निर्दिष्ट रूप से घोषित किया गया कोई चौकी या स्थान दमकल केंद्र के रूप में उसको क्या माना जाएगा, मान्यता प्राप्त हो जाएगी। अब देखो परिसंकट में अपशिष्ट का मतलब है, जैसे मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा है, 1986 है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इंग्लिश में नाम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है ना RS प्री में पूछा गया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर कौन सा है, फिर 4 ईयर लिखे थे, तो ये 1986 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो जो RS इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए वही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का एक्ट जो बना रखा है, इसकी अधिनियम संख्या कौन सी, 29 में इस रूप में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट के प्रवर्ग अभिप्रेत हैं, परिसंकट में अपशिष्ट। ठीक है, अब देखो निवासी से जब वह किसी स्थान क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त किया जाए, उस क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करने वाले या कारोबार चलाने वाले, कारोबार चलाने वाला या फिर स्थावर संपत्ति का स्वामित्व या फिर अधिभोग रखने वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। तो निवासी क्या है, रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, जो भी उस एरिया में रह रहा है। ठीक है, जो कोई उस एरिया में रह रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट निवासी कहलाता है। और ये भूमि में क्या आएगा, भूमि में ऐसी भूमि सम्मिलित है जिस पर निर्माण किया हुआ हो या जलाच्छादित हो। ठीक है, जलाच्छादित का मतलब क्या होता है, देखो निर्माण तो होता है आपने कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखा है, जलाच्छादित का मतलब होता है जिस जगह पर आपने पानी का कोई टैंक वैंक खोद के रखा हो या पानी के लिए आपने कोई व्यवस्था कर रखी है, वो जलाच्छादित हो जाएगी, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 38 कौन सा हो जाएगा, 38, क्योंकि देखो 1x का मतलब क्या होता है 10, 2x का मतलब 20, 3x का 30 हो गया, फिर ये 5, 6, 7, 8 ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 38 नंबर का पॉइंट हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो ये पेज के वापस रिपीट हो गया, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। आ जाइए यहाँ पर आ जाइए। अब ये देखिए पॉइंट नंबर 39, अब इसमें क्या बता रखा है, नगर पालिका क्षेत्र। नगर पालिका क्षेत्र क्या है, राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर किसी क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया गया या घोषित किया गया तो वो सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा, नगर पालिका क्षेत्र कहलाएगा। अब देखिए नगर पालिक निधि, अब नगर पालिक निधि से तात्पर्य क्या है कि धारा 79 में जिस निधि को नगर पालिका निधि घोषित किया गया वो सारी निधि क्या होगी, नगर पालिक निधि होगी। अब यहाँ देखिए पॉइंट नंबर XLI है ना, नगर पालिक ठोस अपशिष्ट। अब ये जो है नगर पालिक ठोस अपशिष्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से याद रखना है। देखो किसी नगर पालिका क्षेत्र, कोई नगर पालिका एरिया है, उसके अंदर कोई इंडस्ट्रियल परिसंकट में क्या होता है, हजार्डस केमिकल वेस्ट होते हैं ना, हजार्डस वेस्ट हो गए, इस तरीके के वेस्ट जिसको आम जनता नहीं, जिसको क्या होता है केमिकल एक्सपर्ट बंदा ही डिस्पोज करेगा, तो इस तरीके के जो वेस्ट होता है वो नगर पालिका ठोस के अंदर नहीं आते हैं, वो औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट को छोड़कर, है ना। ये वाले पॉइंट इसको अच्छे से याद कर ले, हजार्डस वेस्ट को छोड़कर किंतु उपचारित, कोई मान लीजिए कोई मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई वेस्ट है ना, उपचारित जीव चिकित्सा, है ना, शल्य चिकित्सा होती है, जो सर्जरी होती है, या फिर किसी बॉडी का कोई कटा फटा पार्ट होता है ना, वो सारे किस में आते हैं, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के अंदर आते हैं। परंतु कौन से नहीं आते, औद्योगिक हजार्डस, है ना, परिसंकट में रेजिड्यू या फिर अवशिष्ट नहीं आते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जीव चिकित्सा अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्ध ठोस, ठीक है, ठोस हो, कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग हो, है ना, या फिर सेमी स्ट्रॉन्ग हो,
रूप में पैदा होने वाले वाणिज्यिक, अगर कोई कॉमर्शियल पर्पज से किसी से ठोस निकल रहा है, या कोई रेजिडेंशियल जैसे अपने आवास हम घरों में रह रहे हैं और हमने कोई कचरा पैदा किया है ना। कचरा कैसे पैदा करते हैं, जो भी कोई चीज़ लाते हैं उसमें से कचरा निकल जाता है, डस्टबिन में फेंक देते हैं, वो सब कचरा है। तो वो सारे किस में आ रहे हैं, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के अंदर आते हैं, सम्मिलित होते हैं। कौन से नहीं होते, इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट सम्मिलित नहीं होते हैं, इतना याद रखना। इंग्लिश में बोलता और हिंदी में बोले तो औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट। ठीक, आ जाइए नगर पालिका। नगर पालिका से इस अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान या इसके उपबंध के अनुसार बाद में कोई गठित कर दी गई हो, या कोई नगर निगम या कोई नगर परिषद या कोई नगर पालिका बोर्ड किस में आएगी, नगर पालिका के अंदर आती है। ये हमने पीछे पढ़ ही लिया था। अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप ये काम करना चाहें तो कर लीजिए। जो भी नगर पालिका ने अनापत्ति दे रखी है, ये प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए होता है, परंतु लेटेस्ट चाहिए होता है। जैसे यहाँ पढ़ सकते हैं अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्मिलित होता है। तो बस सारी बातें वही बता रखी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूसेंस। न्यूसेंस क्या है, शांति भंग करना। शांति भंग करना मतलब जैसे शोर मचाना, हल्ला करना, इस तरह के कार्य किस में आते हैं, न्यूसेंस में आते हैं। तो देखिए इसमें कोई भी ऐसा कार्य, लोग, स्थान या वस्तु सम्मिलित है जो दृष्टि, घृणा या श्रवण चेतना के लिए क्या है, क्षति या फिर खतरा पहुंचा सकती है, वो सारे कार्य किसके अंदर आते हैं, न्यूसेंस के आते हैं। या जिसके अंदर कारित होने की संभावना हो, जैसे कि जीवन के लिए कोई कार्य खतरा हो सकता है, या स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए कोई हानिकारक कोई कृत्य हो सकता है, वो सब किसकी कैटेगरी में आएंगे, न्यूसेंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब देखिए अधिभोगी। अधिभोगी से क्या तात्पर्य है, अधिभोगी से तात्पर्य है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो किराया देके कर रहा हो या बिना किराया देके कर रहा हो, वो सब अधिभोगी कहलाते हैं। इसके अंदर स्वामी भी आता है। किसी प्रॉपर्टी का कोई स्वामी है जो किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो क्या होगा, अधिभोगी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जब इसको पढ़ेंगे, चलो पढ़ भी देता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है जो भूमि या भवन जिसके संबंध में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, स्वामी को किराया या किराए के किसी भाग या ऐसी भूमि या भवन के अधिभोगी के पेटे के नुकसानी का तत्समय संदाय कर रहा हो। अब संदाय करने का दायी है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए कोई नुकसान कर दिया है, तो वो उसका पैसे कौन देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, जो उसका इस्तेमाल कर रहा है वही तो देगा, और कौन देगा। ठीक है, इसमें किराया मुक्त अभिधारी भी सम्मिलित होते हैं जो किराया नहीं दे रहे, जैसे कि स्वयं की भूमि या भवन में रहने वाला, उसका अन्यथा उपयोग करने वाला स्वामी उसका अधिभोगी समझा जाता है। ठीक है, किराया देने वाला भी और किराया नहीं देने वाला भी अधिभोगी होता है। ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस तरह डिटेल में अच्छे से समझ के चलना है। अब देखो घृणोत्पादक पदार्थ। अब घृणोत्पादक पदार्थ क्या होते हैं, जिसको देखकर आपको थोड़ी सी घृणा सी आए, उल्टी सी आए, मन मतलब इस तरीके से विचलित सा हो जाए कि अच्छी मैंने क्या देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके जो चीज़ें हैं वो घृणोत्पादक पदार्थ पे आते हैं। अब कई लोगों को लग रहा होगा इसके अंदर पोटी भी आती है, मल भी आता है, तो मल इसके अंदर सम्मिलित नहीं होता है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मल इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, जिसमें मल सम्मिलित नहीं किया गया है, यहाँ पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा, गोबर, गाद, गलित सड़ने वाला पदार्थ, किसी भी प्रकार की गंदगी वो कहाँ आएगी, घृणोत्पादक पदार्थ के अंदर आएगी। किसी भी प्रकार की गंदगी कहाँ आएगी, घृणोत्पादक पदार्थ के अंदर आती है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए नगर पालिका का अधिकारी। अब नगर पालिका का अधिकारी क्या होगा, अपन कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 पढ़ रहे हैं। तो इसके तहत किसी भी व्यक्ति को नगर पालिका का अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति है ना, वो है इसके अंदर एनलिस्टेड है कि नगर पालिका एक्ट के तहत कि इस व्यक्ति को हम नगर पालिका अधिकारी घोषित करते हैं, तो वो नगर पालिका एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को नगर पालिका का अधिकारी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी सदस्य हो सकता है, सदस्य के रूप में कोई भी सम्मिलित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पढ़ लीजिए, इस अधिनियम के द्वारा अधीन सृजित या चालू रखे गए किसी के तत्समय धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें नगर पालिका का उसकी किसी समिति का कोई सदस्य ऐसा सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना, इसमें कौन नहीं होगा, नगर पालिका या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य या ऐसा सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है नगर पालिका अधिकारी में। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए अन्य अभिकरण। अन्य अभिकरण से क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस मेन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है, अपनी छोटी छोटी ब्रांचें खोल दी हैं। तो ये छोटी सी ब्रांच है, इसका सब ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी, तो ये क्या कहलाएगी, अन्य अभिकरण कहलाती है। देखिए से प्राइवेट सेक्टर में किसी कोई कंपनी, कोई फर्म, सोसाइटी या
निगमित निकाय या कोई संस्था या सरकारी अभिकरण या कोई संयुक्त क्षेत्र का अभिकरण इसमें सम्मिलित होगा अन्य अभिकरण में। अब देखिए स्वामी, स्वामी का तात्पर्य क्या है? स्वामी का तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक है या फिर किसी भवन का मालिक है, वो क्या कर सकता है, उसे किराया रिसीव करने के लिए एलिजिबल होगा, तो वो सब क्या कहलाते हैं? स्वामी कहलाते हैं। देखिए ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो स्वयं के मध्य या किसी व्यक्ति या सोसाइटी या किसी धार्मिक पूर्व प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता या न्यासी के रूप में रिसीवर, ठीक है, रिसीवर मतलब प्रॉपर्टी से पैसा रिसीव करने के रूप में किसी भूमि या भवन या किसी भूमि या भवन के किसी भाग का तत्समय किराया प्राप्त कर रहा है, ठीक है, रिसीव कर रहा है। कौन कर रहा है? किराया प्राप्त कर रहा है। कौन कर सकता है? स्वामी ही कर सकता है। आप और हम तो नहीं कर सकते ना किसी और की प्रॉपर्टी से किराया प्राप्त, ठीक है, तो वो कौन कहलाएगा? स्वामी कहलाएगा, जो किसी प्रॉपर्टी से किराया प्राप्त कर रहा है। यदि वह भूमि या भवन, उस भूमि या भवन का कोई भाग किसी अभिधारी को किराए पर दिया जाता है, तो ऐसा किराया प्राप्त करने वाले क्या कहलाता है? प्राप्तकर्ता स्वामी कहलाता है। अब देखिए जनसंख्या, जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या से तात्पर्य है जैसे अभी चल रही है जनवरी 2023, ठीक है। अब क्या है, आज जनवरी 2023 चल रही है, परंतु अभी लेटेस्ट कोई जनसंख्या के आंकड़े रिलीज नहीं किए गए, ना सरकार इस्तेमाल कर रही है। ये कौन से इस्तेमाल कर रही है? 2011 में जो जनसंख्या के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे, जिनका क्या कर रहा था? प्रकाशित किया गया था, और उन्हीं का इस्तेमाल अभी तक किया जा रहा है। तो लेटेस्ट जनसंख्या के आंकड़े कौन से वर्ष के हैं? 2011 के। तो जनसंख्या से तात्पर्य है कि ऐसे अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना से अभिनिश्चित की गई है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जनसंख्या में कहलाएगा। जनसंख्या क्या है? जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, परंतु जो लेटेस्ट आंकड़े प्रकाशित किए गए उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या मान्य होगी। आ जाइए विहित। अब देखिए विहित का मतलब है कानून में लिखा गया या फिर कोई नियम बनाए गए उसके अनुरूप कोई कार्य करना ही विहित कहलाता है। देखो इस अधिनियम द्वारा तदरीजी बनाए गए नियम, इस अधिनियम मतलब राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009, यही तो हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 में जो नियम बनाए गए हैं और या फिर कोई आदेश जारी किया गया है या कोई उपविधियां बनाई गई हैं, उनके तहत जो कार्य किए जा रहे हैं वो क्या है? विहित है। आ जाइए सार्वजनिक स्थान देखते हैं। सार्वजनिक स्थान क्या होता है? पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है? वह स्थान अभिप्रेत है जो किसी निजी संपत्ति ना होकर पब्लिक जनता के लिए उपभोग करने के लिए खुला है, ठीक है, चाहे ऐसा स्थान या फिर ऐसी प्लेस नगर पालिका के दायरे में आती हो या नहीं आती हो, वो भी सम्मिलित होगी, ठीक है। सार्वजनिक स्थान में कोई ऐसा स्थान जो नगर पालिका में निहित हो या नहीं हो, वो भी सार्वजनिक स्थान कहलाई जा सकती है। तो इसलिए बहुत अच्छे से याद रखना है, सिर्फ नगर पालिका का स्थान नहीं, नगर पालिका के अलावा भी कोई और प्लेस हो सकती है, जैसे जंगल है ना, तो वो क्या है, नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं आ रहा, मान लीजिए कोई जंगल है तो वो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे लोग जा सकते हैं, अपने पेड़ कटाई जो भी करना कर सकते हैं। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि नगर पालिका में नहीं आता इसलिए पब्लिक प्लेस नहीं है, भैया पब्लिक प्लेस है, ठीक है। लोक प्रतिभूति, ठीक है, लोक प्रतिभूति से अभिप्रेत है। अब लोक प्रतिभूति क्या है? ऐसे डॉक्यूमेंट जिसे क्या है राज्य सरकार प्रतिभूतियों के रूप में प्रेजेंट करे, जैसे लोन लेने के लिए आप क्या करते हैं, प्रतिभूतियां देते हैं ना, उस तरीके की बात है। अब लोक प्रतिभूति से अभिप्रेत है जो जनता की है, और वो किसकी है? जो सरकार की प्रतिभूतियां, वो सभी लोक प्रतिभूतियां हैं, क्योंकि सरकार की खुद की अपनी तो नहीं है, वो किनकी है? जनता के लिए, जनता के द्वारा है, ठीक है। तो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार या भारत के किसी राज्य की सरकार की प्रतिभूतियां क्या हो गई? लोक प्रतिभूतियां कहलाती हैं। किसी भी ऐसे आदेश द्वारा जो राज्य सरकार इस नियमित करे या अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत करे कोई प्रतिभूति को, तो वो भी लोक प्रतिभूतियां कहलाएंगी। आ जाइए सार्वजनिक मार्ग। अब देखिए पब्लिक जो प्लेस होती है, मार्ग होते हैं, है ना, तो वो कैसे मार्ग होंगे? सार्वजनिक मार्ग वह हैं जिन पर कोई भी व्यक्ति चल सकता है जनता के द्वारा, जिनका उपयोग किया जा सकता है, वो सार्वजनिक मार्ग कहलाएंगे। जिस पर होकर जनता का आवागमन का अधिकार हो, जिसे इससे पूर्व नगर पालिका निधि या राज्य सरकार की निधि या केंद्र सरकार की निधि, किसकी? नगर पालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर अन्य सार्वजनिक निधियों से समतल करवाई गई है कोई जगह, या फिर पत्थर जड़वाए गए हैं, या डामर बिछाई गई है, या जल सारणियाँ बनाई गई हैं, या मल नालियाँ बनाई गई हैं, तो वो सारी क्या कहलाएंगी? सार्वजनिक मार्ग कहलाता है। या मरम्मत करवाई गई है, तो ये सारे मार्ग क्या कहलाएंगे? सार्वजनिक मार्ग के दायरे के अंदर आएंगे, जिनका उपयोग कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है। पब्लिक के लिए किसने किए हैं? नगर पालिका ने किया है, राज्य सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है, क्या या फिर अन्य सार्वजनिक निधियों से उसे समतल कराया गया है ऐसे मार्ग को, तो वो क्या होगा? सार्वजनिक मार्ग कहलाया जाता है, जिसमें पत्थर जड़वाए गए, डामर बिछाई गई, या फिर जल सारणियाँ, मल नालियाँ बनाई गई हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। जो इस अधिनियम के किसी भी बंद के अधीन सार्वजनिक मार्ग घोषित किया गया है, वो भी सार्वजनिक मार्ग कहलाता है। अब देखिए नियमों का मतलब क्या है? जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट है 2009, इसके तहत जो भी नियम बनाए गए हैं वो सारे नियम इसमें सम्मिलित होंगे, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति कौन सी होती है? एससी। और अनुसूचित जनजाति कौन सी होती है? एसटी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बोलेंगे इनको पूरा पूरा। अब जो शेड्यूल कास्ट है, ऐसी जातियां जिन्हें संविधान के आदेश 1950 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि इन जातियों को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया जाता है, एससी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, वो सारी एससी में आ जाएंगी। और संविधान के आदेश 1950 में ही जिन जातियों को एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब के अंदर सम्मिलित किया गया, तो वो सारी जातियाँ किस में आ जाएंगी? शेड्यूल ट्राइब के अंदर आ जाएंगी। आ जाइए मल देखते हैं। मल से मतलब क्या है? मल वेस्ट, जो इंसानों द्वारा या फिर जो वेस्ट निकाला जाता है उसी को ही मल के अंदर इंक्लूड किया गया। जैसे शौचालयों, मलमूत्रों, मलकूपों या नालियों में बहाया जाता है, इस तरह के मल को मल की डेफिनेशन में सम्मिलित किया गया है। अब देखिए राज्य। राज्य से क्या संबंध है? राज्य से संबंध है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन सा है? 1956 का है, या फिर हिंदी में बोले तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय, अब देखो 1956 को कौन सी धारा? धारा 10 में यथा गठित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ना। तो राजस्थान राज्य कौन सी धारा के तहत गठित किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। तो ये धारा 10 के तहत गठित किया गया है, तो ये पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब देखिए राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। भारत में संविधान के आर्टिकल 243 एम का मतलब हो गया आई, 243 आई से लेकर 243 वाई तक। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। 243 आई से लेकर 243 वाई के में जो आर्टिकल गठित किए गए हैं वो किससे रिलेटेड हैं? राजस्थान वित्त आयोग से हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन से। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट आया तो ये भी बता देते हैं कि पहला जो फर्स्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन थे वो कौन थे हमारे, है ना। फर्स्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। ठीक है, अब इनका ईयर कौन सा था? कौन से ईयर में ये फॉर्म हुए थे? 24 अप्रैल 24 अप्रैल। ठीक है, मैं थोड़ा और छोटा कर दूँ क्या इसको? 24 अप्रैल 1994 को फॉर्म किया गया था। इनका पीरियड था 1995 से लेकर 2000, सन 2000 तक इनका पीरियड रहा था। कि इनका कृष्ण कुमार गोयल का, ये एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और अभी जो सबसे लेटेस्ट है 6th, कौन से हैं 6th नंबर का? ठीक है, 6th नंबर का कौन है? प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह। ठीक है, तो इनका पीरियड कब है? इनका पीरियड चलेगा 2020 से लेकर 25 तक। ठीक है, 2020 से लेकर 25 तक चलेगा प्रद्युमन सिंह का। ये अभी 6th फाइनेंस कमीशन है हमारे। और पहले कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल थे। यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका पीरियड 1995 से 2000 था, और इनका पीरियड 2020 से लेकर 2025 रहेगा। इनके बीच में कौन कौन आए थे मैं उनके नाम बता देता हूँ। देखो, जो 2nd नंबर के थे उनका नाम था हीरा लाल देवपुरा। 3रे नंबर के जो थे माणिक्य चंद्र सुराना। 4थे नंबर के कौन थे? 4th नंबर के बीडी कल्ला। ठीक है, और 5वें नंबर के कौन थे? ज्योति किरण कुमार। ठीक है, इस तरीके से ये 5 तो ये हो गए और ये 2 ये हो गए। ठीक है, इस तरीके से कितने हो गए? 6 मिला के हो गए, मतलब 4 ये हो गए। और पहला फर्स्ट कृष्ण कुमार, दूसरे हीरालाल देवपुरा, तीसरे कौन से थे? माणिक्य चंद सुराना, चौथे कौन से थे? बीडी कल्ला, 5वें कौन से थे? ज्योति किरण कुमार, और 6ठे कौन से हो गए? प्रद्युमन सिंह हो गए। तो यहाँ से आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए मैंने पूरी डिटेल ही आपको बता दिया। ठीक है, आज राजस्थान वित्त आयोग में आ जाइए। मैं थोड़ा सा पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये क्लियर, ये भी क्लियर करता हूँ। कैसे क्लियर नहीं हो रही है? एक बार पेंसिल का साइज बड़ा कर लेते हैं। ये बड़ा कर लिया। आ जाओ, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये अपन ने कर ही लिया। ठीक है, राज्य वित्त आयोग कर तो लिया। भारत के संविधान के आर्टिकल, अच्छा सेम रिपीट हो गया था पॉइंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मार्ग से कोई भी ऐसी सड़क, पुल, पैदल मार्ग, गली, आहत, चौक, वीथी या रास्ता अभिप्रेत है जो जनता की चाहे स्थायी रूप से अस्थायी रूप से पहुंच में हो, या चाहे वह आम रास्ता हो या ना ही हो, इसमें सम्मिलित मार्ग सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि नालियाँ, गटर, परिनिश्चित सीमा तक की भूमि, चाहे ऐसी भूमि में किसी बरामदे का निर्माण कर लिया गया हो, या किसी ने ऐसे दीवार खड़ी करके ऊपर एक छज्जा सा बना लिया हो, है ना, ऊपरी संरचना का भाग हो, तो ये भी मार्ग की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, आगे निकला हुआ हो तो भी वो मार्ग में ही आता है।
प्रत्येक खाली जगह, चाहे वह निजी संपत्ति हो या वह जनता किसी दरवाजे, स्तंभ, जंजीर, अन्य अवरोध द्वारा पूर्णतः या अंशतः बाधित कर दिया गया हो, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह उससे संलग्न किसी संपत्ति का अधिभोगी हो या ना हो, किसी सार्वजनिक स्थान या आम रास्ते तक जाने या वहां से जाने के साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती हो, तो वो क्या कहलाएगा? आम रास्ता कहलाता है, मार्ग कहलाएगा। ठीक है। उपविभाजन, अब देखिए उपविभाजन का मतलब क्या है? ऐसी भूमि से किसी खंड या टुकड़े को दो या अधिक भागों में विभाजित कर दिया गया तो विभाजन कहलाएगा, है ना। मेन प्रॉपर्टी को आपने छोटे छोटे प्रॉपर्टी में डिवाइड कर दिया गया तो विभाजन कहलाता है। कर, कर क्या होता है? टैक्स होता है। ठीक है। अब ये टैक्स कौन लगाएगा? राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के तहत जिन टैक्सों का निर्धारण किया गया है कि ये टैक्स लगाए जाएंगे, जैसे पत्थर, रेट, उपकर, फीस या फिर कोई अन्य टैक्स लगाया गया तो वो टैक्स की कैटेगरी में आता है। कोई संक्रमणशील क्षेत्र, अब संक्रमणशील क्षेत्र क्या होता है? संक्रमण, जैसे संक्रमण वाले रोग होते हैं, ये मतलब जैसे किसी ने छींक दिया, यहाँ खड़ा बंदा छींक रहा है और यहाँ खड़े हुए बंदे को छींक गई तो ये भी क्या है? संक्रमित हो जाएगा। इसी तरीके से कोई संक्रमणशील क्षेत्र क्या होता है? जैसे ये मेन एरिया है और इसके पास का ये एरिया है, तो ये जो बीच का एरिया है ये ट्रांजिशनल एरिया है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो ये संक्रमण क्षेत्र कहलाता है कि बड़े एरिया से छोटे एरिया को कनेक्ट करना। ठीक है। संक्रमण क्षेत्र से कोई लघुतर नगरीय क्षेत्र या कोई बृहत्तर नगरीय क्षेत्र से भारत के संविधान आर्टिकल 243 के अधीन विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ना। ट्रांजिशनल एरिया की बात कर रहा है। नगरीय भूमि, अब नगरीय भूमि कौन सी होगी? नगरीय विकास के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवर्त किसी विधि अधीन किसी नगरीय प्राधिकारी में निहित या उसके व्यय पर रखी गई कोई भूमि नगरीय भूमि कहलाती है। यान, अब देखिए यान क्या होता है? जैसे कोई साइकिल हो गई, यान में साइकिल भी है, ये ऐसे नहीं कि यान मतलब प्लेन होगा आपका, इस तरीके से ये प्लेन हो गया बड़ा सारा। ठीक है। ये प्लेन इस तरीके से आपने देखा होगा, ये हमारा प्लेन होता है। ठीक, ये प्लेन हो जाता है ना, बड़ा सारा इस विंडो हो जाती है छोटी छोटी, तो सिर्फ ये प्लेन नहीं होता है, इसमें साइकिल, 3 पहियों की साइकिल, स्वचालित मोटर कार, पहिएदार, ऐसे प्रत्येक वाहन सम्मिलित हैं जो किसी सार्वजनिक मार्ग पर प्रयोग किया जाता हो या किए जाने योग्य हो, तो वो कैसे में कहलाएंगे? यान में कहलाएंगे। यान सिर्फ प्लेन नहीं होता, यान में ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। अगर इस तरह का प्लेन भी कोई ले रखा है किसी ने तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, परंतु प्लेन नहीं होता है। साइकिल, 3 पहियों की साइकिल, स्वचालित मोटर कार हो गई, पहिएदार, ऐसा कोई प्रत्येक वाहन हो गया जो सार्वजनिक मार्ग पर प्रयोग किया जाता हो, तो उन सबको क्या इसमें कैटेगराइज किया गया? यान की कैटेगरी में लिया गया है। ठीक है। अभी तक तो यान क्या समझते थे? यान तो हमारा प्लेन हुआ करता था ना। अब देखिए उपाध्यक्ष, अब उपाध्यक्ष कौन होंगे? अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि नगर पालिका बोर्ड है, तो नगर पालिका बोर्ड में उपाध्यक्ष ही कहलाता है। पहले अपन ने अध्यक्ष पढ़े थे। ठीक है। अपन ने पहले क्या पढ़े थे? अध्यक्ष पढ़े थे। अब उसके सबॉर्डिनेट उपाध्यक्षों की बात कर रहे हैं। जैसे नगर परिषद है तो नगर परिषद के मामले में उप सभापति हो जाएगा, जैसे अपन ने का पति सभापति था अध्यक्ष, अब इसका उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? उप सभापति हो जाएगा। जैसे नगर निगम, निगम में क्या था? महापौर था, अब उप महापौर हो जाएगा इसका उपाध्यक्ष। ठीक है। इस तरीके से याद रख लें तो आपका काम हो जाएगा। ग्राम, ग्राम से भारत के संविधान के आर्टिकल 243 के खंड 6 के अधीन विनिर्दिष्ट कोई ग्राम अभिप्रेत है ना। वार्ड, अब वार्ड से क्या है? धारा 9 के अधीन बनाया गया कोई वार्ड अभिप्रेत है। वार्ड समिति क्या होती है? वार्ड समिति धारा 54 में निर्दिष्ट वार्ड समितियां अभिप्रेत है। अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन मतलब वेस्ट मैनेजमेंट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, पृथक्करण मतलब उनको छटाई वटाई करना, है ना, भंडारण करना, परिवहन, प्रसंस्करण और व्यय सम्मिलित है। अब देखिए पूर्ण संख्या या कुल संख्या से जब वह किसी नगर पालिका के सदस्यों के संदर्भ में प्रयुक्त की जाए, धारा 6 की उपधारा 1 खंड के उपखंड का के उपखंड 2 के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों को अपवर्जित करते हुए तत्समय पद धारण करने वाले सदस्यों की कुल संख्या अभिप्रेत है। जो भी देखो जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर किसी भी उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा है। पूर्ण संख्या आप सभी सब जानते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है। चैप्टर 1 के जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इसको कंप्लीट कर दिया गया है। तो जिसने भी ये नहीं देखा पार्ट 1, सबसे पहले उस पार्ट 1 को देख लीजिए और पार्ट 2 आपकी तैयारी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हम देखेंगे इसका चैप्टर 2। ठीक है। तो चैप्टर 2 के लिए आप रेडी रहिए और जाने से पहले आपसे पूछ लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। पूछे या नहीं पूछे बताइए? चलो पूछ ही लेते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपके लिए, परिसंकट में, ठीक है, परिसंकट में अपशिष्ट। ठीक है। जो परिसंकट में अपशिष्ट थे तो ये कौन सी धारा? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की कौन सा एक्ट है ना। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईयर का नाम बताना है 1976,
1986, 78 मतलब 1986 और 1981। तो आपके सामने 4 एक्ट दिए हैं, इनमें से बताना है कि परिसंकट में अब से जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो इनमें से कौन से एक्ट से रिलेटेड है ना। ईयर का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, जो हमने कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन 2 हैं, एक तो है कॉमर्शियल, ठीक है, और दूसरी है रेजिडेंशियल, ठीक है। तो कॉमर्शियल है, इसमें कितने भवनों का निर्माण किया जाता है तो वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और रेजिडेंशियल में कितने या कितने से ज़्यादा भवनों का निर्माण किया जाता है तो वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो ये 2 प्रश्न हैं आपके सामने, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, और आपके कोई सजेशन हो, क्वेरीज हो तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो किस तरीके लग रहे हैं तो उसके बारे में आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, सब लोग खुश रहिए।